नमस्कार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में मैं पुष्पेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत के नए बयान में महत्वपूर्ण संकेत हैं। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व विजेता नहीं बनना है, भारत किसी को जीतने के लिए नहीं, सभी को जोड़ने के लिए अपने अस्तित्व में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे यह कहते हैं कि संघ ज्ञानवापी मामले को लेकर किसी आंदोलन में शामिल नहीं होगा। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है, अच्छी बात है, ऐसा कुछ है। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। संघ प्रमुख के इन विचारों को लेकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है और इसमें आपत्तिजनक भी कुछ नहीं है। पहले भी वे भारत में बसने वाले सभी नागरिकों को हिंदू बताते रहे हैं, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में संघ की सीधी और सक्रिय भूमिका के परिप्रेक्ष्य में बनारस के ज्ञानवापी परिसर को लेकर संघ का किसी भी आंदोलन में शामिल होने से इनकार करना कुछ लोगों को हैरान कर सकता है। लेकिन श्री भागवत का यह वक्तव्य बुनियादी तौर पर दो बातों का इशारा करता है। लेकिन इन दो बातों पर विचार करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि आरएसएस और भाजपा के बीच एक सांस्कृतिक संश्लेषण है, जिसमें भाजपा के राजनीतिक लक्ष्यों को संघ अपने सांस्कृतिक और सामाजिक विमर्श के जरिए आयाम और आकार देता है, लेकिन यह संघ की भाजपा पर निर्भरता नहीं है। अब आइए उन संकेतों पर। यह वक्त 1989-1991 का नहीं है जब भाजपा केंद्र की सत्ता में साझेदार थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। और 1989 के पालमपुर घोषणा पत्र के जरिए अयोध्या राम मंदिर आंदोलन को देश की सांस्कृतिक अस्मिता का मामला मानकर भाजपा ने उसे अपने राजनीतिक एजेंडे में पहली बार शामिल किया था। संघ प्रमुख भागवत के हालिया वक्तव्य से पहला संकेत यह मिलता है कि चूंकि आज भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार है, जिसे न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के सामुदायिक और सांस्कृतिक विमर्श और विषयों पर अपना पक्ष रखना है, खासकर तब जबकि नागरिकता संशोधन कानून, अयोध्या मंदिर आंदोलन और धारा 370 को समाप्त किए जाने की पृष्ठभूमि में ज्ञानवापी परिसर का विवाद, भविष्य में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता जैसे बिलों को लाए जाने की चर्चाएं तेज हो रही हों और एक अलग तरीके का वातावरण बनाया जाता रहा हो, संघ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यह संयोग ही है कि मोहन भागवत के बयान के साथ ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकेट ने रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को जारी किया है, जिसमें भारत में गौरक्षा के नाम पर होने वाले हमले, हत्याएं और उकसाने वाली गतिविधियां, भारत सरकार द्वारा साल 2021 में हुए सांप्रदायिक हिंसा के आंकड़ों को जारी ना किया जाना, नागरिकता संशोधन कानून और गैर हिंदुओं के पूजा स्थलों पर बढ़ते हमलों का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि इसी रिपोर्ट ने संघ प्रमुख श्री भागवत के उन बयानों का भी उल्लेख किया है जिसमें वे कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है और पंथ के आधार पर उसमें विभेद नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका से जारी इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों पर होने वाले आतंकवादी हमले और टारगेट किलिंग्स का भी जिक्र है, लेकिन भारत समेत 14 अन्य देशों को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बताया है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश भी शामिल है। भारत कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न साल 2020 से दर्ज होता रहा है। साल 2020 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी रिपोर्ट को तैयार करने वाले संगठन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न करार दिया था। मैं भी इस अमेरिकी रिपोर्ट को दैवीय निर्देश नहीं मान सकता, क्योंकि धार्मिक विविधता को जीने के अनुभव के मामले में अमेरिकी अनुभव भारत से बौना और कम विविधतापूर्ण है। अमेरिका यदि अपने नजरिए और मानदंड से दुनिया के और उसके सामाजिक व सामुदायिक विविधताओं को देखना परखना चाहता है, तो यह उसका एजेंडा और समस्या दोनों हो सकता है। भारत में क्रिश्चियनिटी और मतांतरण के लिए एनजीओ नेटवर्क के इस्तेमाल पर भारत सरकार के प्रतिबंध और सख्ती से पश्चिमी देशों के ऐसे ताकतवर समूहों में असहजता तो है। कुल मिलाकर मोहन भागवत के बयान में भाजपा के अभिभावक संगठन के रूप में मोदी सरकार के राजनीतिक और वैश्विक छवि की चिंता हो सकती है, जो जायज भी है।
अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के समान किसी ज्ञानवापी आंदोलन को लेकर स्पष्ट इनकार करने वाले संघ प्रमुख भागवत ने स्वीकार किया है कि संघ ने अपनी प्रकृति के विपरीत जाकर राम मंदिर आंदोलन को ऐतिहासिक कारणों और परिस्थितियों में ही अपनाया था। ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि संघ एक सांस्कृतिक अभियान ही है, वह आंदोलन नहीं है। लेकिन मोहन भागवत के हालिया वक्तव्य को लेकर दूसरी बात यह लगती है कि संघ ज्ञानवापी परिसर की ऐतिहासिकता को लेकर पर्याप्त संतुष्ट है कि उसके मंदिर होने की दावेदारी में भूमि के नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर भी इतने प्रमाण और सबूत उपलब्ध हैं कि इस मामले में अदालती अन्वेषण की प्रक्रिया अयोध्या प्रकरण के समान अधिक मुश्किल भरी नहीं होगी। साथ ही उसके विध्वंस को औरंगजेब समेत अनेक लेखकों के दस्तावेजों से साबित करना भी कहीं अधिक आसान हो सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर था यहाँ, उसको औरंगजेब ने तबाह कर दिया। अब ये तो उसकी जो तारीख है उसमें नहीं लिखा है कि कोई वहाँ मस्जिद बनाई गई, लेकिन जाहिर है मस्जिद बनाई। लिहाजा ऐसे ओपन एंड शट केस में संघ के शामिल नहीं होने से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श को उन गैर जरूरी बहसों से बचाया जा सकता है जिसको लेकर लिबरल्स लगातार अपनी सचेतना के स्तर को गैर जरूरी तरीके से जागृत रखते हैं। एक चर्चा में संघ को लेकर आशंका रखने वाले हमारे एक मित्र ने यह बात कही कि उत्तर प्रदेश के बनारस में, जहां से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, 2024 आम चुनाव के संदर्भ में ज्ञानवापी परिसर को किसी 6 दिसंबर जैसी नई तारीख तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन क्या यह मुख्यमंत्री योगी की भावी राजनीतिक परियोजना को सीमित करने के लिए कोई संदेश है? मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणियां या आकलन न केवल टू मच ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है बल्कि मिसरीडिंग ऑफ ओपिनियन भी है। लेकिन अधिक बड़ा सवाल यह है कि मोहन भागवत के इस बयान को संघ के प्रति नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों और कुनबे किस रूप में लेंगे, जिन्होंने आरएसएस को भारत में सांप्रदायिकता का कारण और कारक बताया है। यदि संघ का विचार लोकतंत्र, सद्भावना, सौहार्द और सह अस्तित्व के विचार के विरुद्ध है और उसका विरोध करने वालों के तर्क, तथ्य और विचारधारा में दम है, प्रयोजन और जीवंतता है, तो वे संघ के वैचारिक और सांगठनिक विस्तार को क्यों नहीं रोक सके? यह एक बुनियादी प्रश्न है। जिन विचारकों को गांधीवाद और समाजवाद, लोहियावाद को परिवारवाद बना लेने को लेकर कोई आपत्ति नहीं, जिन्होंने माओ और मार्क्स को अंतिम सत्य मान लिया हो, उन्हें हैरानी होगी कि आरएसएस ने हेडगेवार के बंच ऑफ थॉट्स को भी अपना अंतिम विचार नहीं माना है। वीर सांघवी ने अपने हालिया आलेख में उदारवादी सेकुलरों से एक रोचक सवाल पूछा है कि समान नागरिक संहिता का विरोध क्या इसलिए किया जाए क्योंकि भाजपा इस पर कानून बना सकती है जिस पार्टी से हमारा विरोध है। मुस्लिम नाराजगी की आशंका के आधार पर समान नागरिक संहिता का विरोध और अनेक पर्सनल लॉज को समर्थन देना क्या नेहरू और अंबेडकर की भावना का अपमान समेत सेकुलरिज्म की अवमानना नहीं है? उन्होंने सही कहा है कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक इसे अपने अधिकारों पर हमला कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इतने सालों में कांग्रेस ने संविधान में उल्लिखित समान नागरिक संहिता की अपेक्षा की दिशा में सही काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मैं एक दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं कि यदि भाजपा के अस्तित्व में आरएसएस के योगदान को किसी भी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है, तो क्या भाजपा के राजनीतिक विकल्प के गणित में आरएसएस जैसे किसी वैकल्पिक संगठन के अभाव या उसकी जरूरत का मूल्यांकन किया गया है? दरअसल संघ जिस सांस्कृतिक और वैचारिक राष्ट्रवाद को लेकर अपना अभियान चला रहा है, उसमें किसी वैकल्पिक संगठन, वैकल्पिक राष्ट्रवाद या वैकल्पिक सांस्कृतिक विचार के लिए अवसर ही नहीं है, क्योंकि हम जैविक राष्ट्र हैं, जैविक समाज हैं, जिसकी निरंतरता को बाधित करना न संभव हुआ है न जरूरी है। अभी हाल ही में लेखक हसन सरूर ने अपने आलेख में एक नए हिंदू मुस्लिम सहमति की जरूरत को बताते हुए कहा है कि हिंदू मुस्लिम संबंधों को सेकुलरिज्म के साथ मिलाना और सेकुलरिज्म के साथ ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सकते हैं जैसे विचारों को स्थापित करना विचारों की गलती है।
उन्होंने लिबरल्स की उस गलती का भी इशारा किया है जो मानते हैं कि जो सेकुलरिज्म के साथ नहीं उसे सांप्रदायिक ठहरा दिया जाए। संघ आलोचक कथित लिबरल्स की समस्या यह भी है कि वे भारत में अमेरिकी उदारवाद के मानदंडों को परखना चाहते हैं, राजनीति और आंदोलन में अंतर को भूलना चाहते हैं। राजनीति समन्वयवाद की कला है, जबकि आंदोलन अपनी प्राथमिकताओं के लिए जिद भी हो सकती है। वे यह भी भूलना चाहते हैं कि रिलीजन पूजा पद्धति मात्र है, जबकि भारतीय दर्शन में निर्धारित धर्म हमारे जीवन जीने का तरीका है। उनकी चिंता यह है कि हिंदू पहचान जो जीवन जीने की पद्धति है, उसने रिलीजन होने के कुछ तत्वों समेत व्यापक हिंदू भूगोल के अछूते आचरणों और नए उत्सवों को भी अंगीकार किया है और उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति आकार लेने लगी है। वे सभी जो संघ से लड़ने और उसे समूल समाप्त करने के लिए अपनी वचनबद्धता को नियमित अंतराल पर प्राइम टाइम हेडलाइंस बनाते हैं और यहां तक कहते हैं कि आइदर द आरएसएस विल डिस्ट्रॉय इंडिया और द इंडिया विल डिस्ट्रॉय द आरएसएस, वे बुनियादी तौर पर यह समझ नहीं रखते हैं कि संघ की रुचि कल्चरल आइडेंटिटी और पॉलिटी में है, जबकि ऐसे विचारक स्वयं कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स के बाय प्रोडक्ट हैं, जिसे साबित करना आज अधिक मुश्किल कार्य नहीं है। आरएसएस समेत कोई भी विचार इतना बड़ा नहीं है कि वह भारत के विचार को बर्बाद कर सके, और यह भारत की तासीर नहीं है कि वह किसी भी विचार को मृत हो जाने दे। लेकिन यह कैंसिल कल्चर प्रोजेक्ट के विफल हो जाने का दौर तो है। भारत सरकार ने अमेरिकी रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए अमेरिका में प्रजातीय और रंग भेद के आधार पर होने वाली हिंसा और भेदभाव समेत गन कल्चर का आईना दिखाया है। संघ प्रमुख का वक्तव्य महत्वपूर्ण है और उनके विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। लेकिन कथित लिबरल्स यदि मानते हैं कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है वह संघ, भाजपा और मोदी शाह की जोड़ी की देन है, तो आप समाज की समझ और सचेतना, संवेदनशीलता और अनुभव सबों को बौना समझ रहे हैं। भारत की सांप्रदायिकता और सौहार्द की समस्या का कारण हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिकता नहीं है। समस्या भारत के विचार का सांप्रदायिकरण करने और भारतीयता को अपनी वैचारिक परियोजना से बाहर रखने में है। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।